हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले टर्म पे 3 सिंपल सर्किट्स पढ़े थे, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली रेजिस्टिव। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जब भी कैपेसिटर होगा एक सर्किट में तो उसके साथ रेजिस्टर ज़रूर होगा, क्योंकि वायर्स में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता ही है। और अगर इंडक्टर लगाए सर्किट में तो फिर उस कॉइल के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा। ठीक है, तो फिर इसलिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स पढ़ेंगे, RC कॉम्बिनेशन, RL कॉम्बिनेशन, RLC कॉम्बिनेशन, देयर कैन बी मैनी सच कॉम्बिनेशंस। तो सारे कॉम्बिनेशन की वर्किंग एक जैसी ही है, तो हम एक की वर्किंग अगर समझ जाएंगे, हालांकि मैं सारी ही वर्किंग कराऊंगा, अगर आप एक की वर्किंग समझ जाएंगे तो आपको बार बार लगेगा कि हम सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। मतलब कोई होशियार बच्चा होगा उसको लगना चाहिए और उसको लगेगा भी कि हम बार बार सेम चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, और कोई गधा बच्चा होगा उसको लगेगा बार बार ये हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं RC कॉम्बिनेशन। तो देखिए, मान लीजिए एक R और C रजिस्टर और कैपेसिटर हमने एक सर्किट में AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो सपोज़ करिए कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल टू लेट से I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब देखिए, हम अगर बात करें वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर तो VR को हम क्या लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा टी इंटू R, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज़ में होता है रजिस्टर के केस में। तो जो फेज़ करंट का है वही फेज़ वोल्टेज का भी होगा। अब कैपेसिटर की बात करें अगर, तो VC हम क्या लिखेंगे, I0 इंटू XC। लेकिन जो मतलब कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर के केस में करंट और वोल्टेज का सेम फेज़ नहीं होता है ना। आपको याद होगा, मैंने एक एक्रोनिम बताया था, LE द आइसमैन। तो आइसमैन में I पहले आता है, इसका मतलब I लीड करता है EMF को इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो वोल्टेज जो है π/2 लैग करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। समझ में आया बात? तो ये VR और VC के एक्सप्रेशन हो गए। अब देखिए, अगर हम इन दोनों को रिजल्टेंट लें, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो वही ये EMF होना चाहिए जो एक्सटर्नल लगा हुआ है। तो V रिजल्टेंट या फिर V टोटल कितना होना चाहिए, ये इन दोनों का सम हो जाएगा। तो देखिए, I0 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, R साइन ओमेगा टी प्लस XC साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। अब देखिए, इसमें आपको अगर थोड़ा बहुत सुपरपोजिशन ऑफ SHM याद हो तो आपको ये सेम चीज़ लगेगी जो हमने पहले पढ़ी थी। देखिए, याद करिए, हम 2 SHM को ऐड करते थे, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम क्या करते थे, A1 A2 बनाते थे इस तरीके से, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो होता था वो एंगल लगा देते थे, और फिर वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकालते थे। कुछ याद आ रहा है, हमने इस तरीके का SHM में पढ़ा था। मतलब A1 A2 बनाएंगे, फिर फेज डिफरेंस एंगल बीच में बनाएंगे, फिर रिजल्टेंट निकालते थे वेक्टर एडिशन करके, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई का होल अंडर रूट। तो से ये रिजल्टेंट आता था और फिर ये अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेते थे हम। तो सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए, अगर आप ऐसे ही कंपेयर करें तो ये R और XC बेसिकली क्या है, A1 A2 ही है ना। तो देखिए, इसको किस तरीके से ऐड करेंगे, मैं आपको ऐड करना सिखा रहा हूँ। तो देखिए, R तो हो गया इस साइड में, ठीक है, और XC जो है वो कितना फेज डिफरेंस पर है, 90 डिग्री। मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो XC पीछे होगा 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट ये आ जाएगा, और इसको हम ओरली बोल सकते हैं कितना, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, या फिर tan अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं XC/R। ठीक है, तो फिर V टोटल कितना आ जाएगा, I0 इंटू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखिए, ये रजिस्टर से जो है
मतलब रजिस्टर का जो फेज़ है, तो जो रिजल्टेंट ईएमएफ आ रहा है वो कम आ रहा है ना, रजिस्टर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा लिखेंगे हम, ठीक है। और ये अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स ऑफ एक्स सी बाय आर। अब देखिए इस रिजल्ट से हम क्या समझ सकते हैं कि वी जो टोटल वोल्टेज है वो करंट से लैग कर रहा है ना, या फिर हम बोल सकते हैं करंट जो है लीड कर रहा है। तो वो होना भी चाहिए था, क्योंकि हमने पढ़ा है कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो है लीड करता है ईएमएफ को, तो कैपेसिटर ही सिर्फ लगा हुआ है, इसका मतलब करंट लीड करेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा रिजल्ट उसको प्रूव भी कर रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो V, अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो V किस तरीके से होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी इस फॉर्मेट का होता है ना। तो V नॉट को हम क्या लिखते हैं, I नॉट इंटू नेट रेजिस्टेंस, है ना। तो अब देखिए अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो जो I नॉट से मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू दिस सर्किट है बाय बोथ R एंड C, ठीक है। तो इसको एक नया नाम देते हैं, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, ठीक है। मतलब नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू करंट इन द कॉम्बिनेशन सर्किट इज़ नोन एज इम्पीडेंस Z, ठीक है। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, V टोटल को हम लिख सकते हैं I नॉट इंटू Z साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। समझ में आई बात। तो देखिए आपको जब भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको R की वैल्यू दे देगा, C की वैल्यू दे देगा, और फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे V टोटल पूछ सकता है, करंट की RMS वैल्यू पूछ सकता है, V की RMS वैल्यू पूछ सकता है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर पूछ सकता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछ सकता है। तो हमने वो सारी वैल्यू कैलकुलेट करके देखी, ये VR है, ये VR है, ये VC है, सॉरी ये V टोटल है। अब V टोटल पता चल गया, पीक वैल्यू पता चल गई, तो पीक वैल्यू पता चलते ही हम VRMS बता सकते हैं, और IRMS हमें यहाँ से मिल जाएगा। या फिर आपसे Z की वैल्यू पूछ सकता था, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली एक सिंपल शब्दों में बात कहूँ तो जैसे ही आपको ये सर्किट मिले तो ये सर्किट देखते ही आपको ये डायग्राम बना लेना चाहिए, ठीक है। तो एक सवाल करके देख लेते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट पे। सपोज करिए एक रजिस्टर और ये कैपेसिटर, इसको ईएमएफ से जोड़ा हुआ है, और मान लीजिए ये एक्सी इसका दे रखा है 3 ओम, आर की वैल्यू 4 ओम, और ईएमएफ दे रखा है मान लीजिए 10 साइन, कोई भी रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर ले रहा है, ओमेगा टी प्लस लेट्स से 30 डिग्री, ठीक है। इसमें बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं हम, पूछ सकता हूँ मैं। जैसे सपोज करिए सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी Z क्या है, सेकंड चीज़ पूछी ERMS क्या है, थर्ड चीज़ पूछी I नॉट क्या है, फोर्थ चीज़ IRMS, फिफ्थ चीज़ I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मान लीजिए 5 पार्ट आपसे पूछे गए इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे ये सर्किट देखकर। तो R हमने बताया था 4 ओम और ये 3 ओम, ठीक है, XC और R। तो Z की वैल्यू तो कितनी आ गई, Z कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 5 ओम। तो पहला पार्ट हमारे समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम क्या लिखेंगे, ERMS तो ओरली पता चल गया, 10/√2 ये ERMS हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है, I नॉट पूछा है आपसे, तो I नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट बाय Z। तो E नॉट कितना है 10 और Z क्या है 5, तो ये कितना आया 2 एम्पियर। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, IRMS पूछा है आपसे, तो IRMS कितना हो जाएगा, I नॉट बाई √2 मतलब 2/√2 मतलब √2 एम्पियर। तो फर्स्ट 4 पार्ट आर क्वाइट ईजी। फिफ्थ पार्ट देखते हैं चलिए। तो अब देखिए फिफ्थ पार्ट में आपसे I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है ना। तो देखिए
हम आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने वो रिजल्ट डिराइव किया था एग्जैक्टली उस तरीके से जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, अगर आप आई लिखेंगे तो आपको इतना तो पता होगा कैपेसिटिव सर्किट, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है तो फिर आई लीड करना चाहिए इससे ईएमएफ से, और कितना लीड करना चाहिए वो अल्फ़ा अभी हमने कैलकुलेट किया था डायग्राम बना के, एक्सी डाउनवर्ड बनाते हैं और आर इधर बनाते हैं ना। तो ये एंगल कितना होगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स ऑफ एक्सी बाय आर, मतलब tan इनवर्स 3/4, ये कितना आया 37 डिग्री, ठीक है 37 डिग्री। तो फिर इसका मतलब जो ईएमएफ है, ईएमएफ 37 डिग्री लैग करेगा करंट से, ठीक है। तो फिर हम आई को क्या लिख सकते हैं, आई नॉट कितना आया था अभी हमारे पास 10/z, मतलब 2 एम्पियर। तो 2 sin ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 37, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला ये लीड कर रहा है, क्योंकि हमको पता है कि देखिए इस पूरे सर्किट में करंट को हम रेफरेंस मानेंगे क्योंकि करंट सेम है दोनों में। तो करंट ये बनाया, मान लीजिए आई आर बनाया और थोड़ा बड़ा वेक्टर वी आर, ठीक है। अब जब हम कैपेसिटर के लिए वोल्टेज बनाएंगे तो वोल्टेज करंट से लैग करता है, तो फिर इस तरीके से बन जाएगा आई सी, ठीक है, सॉरी वी सी है ना, वोल्टेज करंट से लैग करता है तो वी सी इस तरीके से बनाएंगे। तो फिर ये जो आएगा एक्सप्रेशन, ये आएगा वी टोटल का, और वी टोटल जो है ये एक्चुअल करंट से लैग करेगा, तो इसी को हमने अल्फ़ा कैलकुलेट किया है, तो इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि ये जो है लैग कर रहा है, आई की वैल्यू लीड करेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस 37 किया। तो फाइनल आंसर क्या आया 2 sin ओमेगा टी प्लस 67 डिग्री। तो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन और पूछ सकते थे, 1-2 पार्ट मैं वो भी करा देता हूँ तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, मतलब पूरी पीएचडी जैसा कर लेंगे आप। मान लीजिए आपसे ये और पूछ लिया गया कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। तो देखिए वी आर की वैल्यू अगर लिखें तो वी आर जो है करंट के फेज़ का ही होगा, मतलब करंट और वोल्टेज का फेज़ डिफरेंस कुछ नहीं होगा रजिस्टर के केस में। तो हमने अभी कितना निकाला आई की वैल्यू कितनी आई थी 2 sin ओमेगा टी प्लस 67 डिग्री, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के केस में हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आई इंटू आर, क्योंकि दोनों का फेज़ डिफरेंस नहीं होता कुछ भी। तो आर की वैल्यू 4, तो ये कितना आ जाएगा 8 sin ओमेगा टी प्लस 67 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब आप कैपेसिटर के केस में लिखेंगे तो करंट जो है लीड करता है, करंट क्या करता है लीड करता है, तो कितना लीड करता है ये भी हमने अभी निकाला था 90 डिग्री लीड करता है ना। तो हम वी सी को कितना लिखेंगे आई इंटू एक्स सी, तो आई इंटू एक्स सी कितना आएगा 6 sin ओमेगा टी प्लस 67 माइनस 90, ठीक है। 90 डिग्री से लैग करता है करंट, लीड करता है सॉरी। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर वी आर एंड वी सी। अगर आप इन दोनों का समेशन करेंगे तो फिर आपको जो ई एम एफ क्वेश्चन में गिवन था वही मिल जाएगा। कितना गिवन था वो 10 sin ओमेगा टी प्लस 30, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट समझ में आए। इस क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज़ करते हैं तो आप जितना भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है सारा क्वेश्चन मैंने इसमें कम्प्लीटली करा दिया है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने आरसी सर्किट पढ़ा, ऐसी तरीके से आरएल सर्किट भी है, उसको भी देख लेते हैं। आओ चलो देखते हैं आरएल कॉम्बिनेशन। तो देखिए एक रजिस्टर लगाया हुआ है और एक कॉइल लगाई हुई है इस तरीके से, और एक एसी सोर्स, ये एक्सएल ये आर। अब देखिए फिर से वही काम करेंगे, वी आर इसमें करंट की वैल्यू मान लेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी आर को हम क्या लिखेंगे
वी आर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आई इंटू आर, क्योंकि इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। देखिए ओम्स लॉ हम यहाँ डायरेक्टली नहीं लगा सकते, मतलब ऐसा यहाँ नहीं लिख सकते वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, दिस इज़ रॉन्ग। वाई? बिकॉज फेज डिफरेंस ऑफ वी एल एंड आई इज़ नॉट सेम, मतलब फेज ऑफ वी एल एंड आई इज़ नॉट सेम, दे आर नॉट इन फेज। ठीक है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, कुछ सेम फेज में नहीं है दोनों। तो वी आर को हम क्या लिखेंगे, आई नॉट इंटू आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये करेक्ट है क्योंकि इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। अब वी एल जब लिखेंगे तो हम कितना लिखेंगे, आई नॉट इंटू एक्स एल। पीक वैल्यू तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमको पता है जो इंडक्टर होता है उसके केस में ईएमएफ लीड करता है। मैंने आपको ये एक्रोनिम बताया था, एल ई द आइसमैन, तो एल ई वाले टर्म में ई पहले आता है, इसका मतलब ई लीड करता है इसमें। तो करंट से कितना लीड करता है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। समझ में आया? तो अब देखिए वी टोटल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वी टोटल कितना आ जाएगा, देखिए आई नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या लिखेंगे, आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्स एल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको फिर से फेजर बना के सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो आर को हम रेफरेंस मान लेते हैं, तो ये आर हो गया और एक्सएल 90 डिग्री अबव आएगा, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसका रिजल्टेंट z कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे वी टोटल को, आई नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और ये अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 10 अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी एक्स एल बाय आर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखिए हमने आर को रेफरेंस माना है, तो आर से ये कितना ऊपर है, अल्फ़ा, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ एक्स एल बाई आर। आई बात समझ में? तो बिल्कुल सेम चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी एग्जैक्टली वैसा ही है। यहाँ पर z कितना हो जाएगा, ये z हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए एक सवाल इस पर भी करके देख लेते हैं। अब देखिए एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आप ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखें तो क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है तो जाहिर सी बात थी ईएमएफ का फेज ज़्यादा होना चाहिए करंट से, तो देखिए वो आ भी रहा है ना। यहाँ पर ओमेगा टी था, यहाँ पर हमने अल्फ़ा ऐड कर दिया, तो मतलब V इज़ लीडिंग I इन दिस केस, एज शुड बी द केस। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन नाउ। मान लीजिए R की वैल्यू दे रखी है 4 ओम, XL दे रखा है 3 ओम, और EMF दे रखा है लेट से, वही पहले वाला ही ले लेते हैं डाटा, 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और फिर से आपसे वही सारे क्वेश्चंस पूछें, Z ERMS, थर्ड I नॉट, या फिर फोर्थ IRMS, फिफ्थ I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सिक्स्थ VR, सेवेंथ V टोटल, सॉरी VL। तो देखिए सबसे पहले इसको देखकर हम डायग्राम बना लेंगे। तो R ये, XL इस तरफ। देखिए आप इतना याद रख सकते हैं, जब भी आप XL बनाएंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो हमेशा XL R से ऊपर बनेगा 90 डिग्री और XC जो है नीचे बनेगा R से, है ना। तो देखिए R की वैल्यू 4 ओम और XL की वैल्यू 3 ओम, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, Z की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। ठीक है, Z आ गया 5, और कितना एंगल पर बनेगा ये, 3/4, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। तो देखिए फर्स्ट पार्ट Z इज इक्वल टू कितना आया, 5 ओम। सेकेंड पार्ट में ERMS पूछा है, तो ERMS कितना आ जाएगा, 10/√2, मतलब 5√2। थर्ड पार्ट में I नॉट पूछा है, I नॉट कितना होगा, E नॉट बाय
जेड, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 10, 10 बाई जेड कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है आपसे, आई आर एम एस पूछा है, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा आई नॉट बाई √2, मतलब √2 एम्पियर। और फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा है आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखेंगे। अब देखिए आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखने के लिए आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि ये इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट जो है लैग करता है ईएमएफ से, है ना। कितना लैग करता है वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 37 डिग्री। तो देखिए क्या लिखेंगे, आई टू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आई नॉट की वैल्यू 2 है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30, और आई लैग करता है ना, तो कितना लैग कर रहा है -37 डिग्री। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सिक्स पार्ट में आपसे क्या पूछा है वी आर, तो वी आर हम डायरेक्टली करंट इनटू आर लिख सकते हैं, क्योंकि वी और आर का फेज सेम, मतलब वी और आई का फेज सेम होता है रेजिस्टेंस के केस में। तो हम क्या लिखेंगे 2 × 4, मतलब 8 साइन ओमेगा टी -7 डिग्री। और सेवेंथ पार्ट में आपसे क्या पूछा है वी एल, तो इसको क्या लिखेंगे आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्सएल कितना है, देखिए 2 × 3 मतलब 6। और वो जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो फिर ईएमएफ जो है लीड करता है करंट से, ठीक है। तो करंट से कितना लीड करता है 90 डिग्री, हम क्या लिखेंगे 6 साइन ओमेगा टी -7 + 90, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स के आंसर होगा। ये एग्जैक्टली पहले वाला सवाल ही था जो हमने अभी पढ़ा था, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोला गया कि इन एलआर सर्किट व्हेन अ डीसी करंट ऑफ, लेट्स से या फिर डीसी करंट नहीं, मान लीजिए आपको बोला गया डीसी वोल्टेज ऑफ 5 volts is applied, the value of current is 5 एम्पियर, ठीक है। चलिए इसको 10 वोल्ट कर लेते हैं। फिर बोला गया when AC voltage of 10 volt is applied, AC voltage of 10 volt and frequency भी मान लीजिए दे रखी है, and frequency 100 hertz is applied, then current is 3 एम्पियर, ठीक है। कैलकुलेट एल। अब देखिए सवाल पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है। एक एलआर सर्किट में पहले हमने क्या किया, डीसी वोल्टेज 10 वोल्ट लगाया, तो करंट की वैल्यू आई 5 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए आपको याद हो एलआर सर्किट में लॉन्ग टाइम के बाद जो इंडक्टर होता था, इंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता था, एक शॉर्ट सर्किट की तरह। तो फिर अगर आप डीसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो फिर ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो फिर डायरेक्टली हम करंट को क्या लिख सकते हैं, ये 10 वोल्ट दे रखा है, तो आई कितना है V/R, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी V/I, तो मतलब 10/5 मतलब 2 ohms, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, फिर हमने डीसी की जगह एसी सप्लाई कनेक्ट की। अब देखिए ये 10 वोल्ट वोल्टेज बोल रहा है, इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है, पीक या फिर आरएमएस, कौन सी वैल्यू है ये, इट इज़ आरएमएस वैल्यू,
ऐसी करंट की वैल्यू भी कौन सी है, आरएमएस वैल्यू। तो फिर जब हम एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, सॉरी करंट कितना है 3 एम्पियर, तो आई आर एम एस कितना है 3 एम्पियर। और जब मतलब आई आर एम एस को हम क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस बाई जेड, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, मतलब एक्स एल स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा आपको दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ है, तो मतलब इस पूरे इक्वेशन में क्या अननोन है, बस एल अननोन है। और वी आर एम एस भी आपको दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे 3 इज इक्वल्स टू वी आर एम एस कितना है 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर की वैल्यू कितनी आई 2, मतलब 4 प्लस और ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई एफ की वैल्यू 100 दे रखी है, तो 628 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 पाई होगा 2 इंटू 3.14 मतलब 6.28 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 628, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड्स। तो ये 628 इंटू एल का होल स्क्वायर आएगा। अब देखिए मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दिस इज़ वेरी फेमस क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन केस ऑफ आरसी सर्किट, है ना। चलिए अब देखिए हमने 2 तरीके के सर्किट पढ़े, अब इस एलआर सर्किट का एक एप्लीकेशन भी है वो हम पढ़ लेते हैं। एक एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं चोक कॉइल, शायद आपने नाम सुना हो इसका पहले। ये घर में ट्यूबलाइट्स में लगाई जाती है। तो देखिए ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारे घर पे सप्लाई आती है एसी सप्लाई, उसका रीडिंग होता है 220 वोल्ट्स, ठीक है। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको 220 वोल्ट नहीं चाहिए, किसी अप्लायंस को मान लीजिए 40 या 50 वोल्ट सप्लाई ही चाहिए, उसको 220 वोल्ट नहीं चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है भाई, अगर हमें वोल्टेज कम चाहिए तो फिर एक रजिस्टर लगा देते हैं सीरीज़ में। तो रजिस्टर लगा देंगे अगर सीरीज़ में, तो हो सकता है कि कुछ वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस खा लेगा, तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, मतलब जिसको कम वोल्टेज की ज़रूरत है। तो हमने लगा भी दिया। फिर थोड़े दिन के बाद क्या देखा, एक तो रेजिस्टेंस लगाता तो उसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मतलब खपत हो रही थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जा रही थी, और दूसरी बात उस रजिस्टर के कारण जो हीट डिसिपेट हो रही थी उसके कारण से गर्मी भी होने लगी, मतलब बिल भी ज़्यादा आने लगा और गर्मी भी ज़्यादा होने लगी। तो फिर वो काम नहीं किया, तो उन्होंने सोचा चलिए इंडक्टर लगा के देखते हैं। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक इंडक्टर और एक रजिस्टर, इस पूरे कॉम्बिनेशन को उन्होंने यूज़ किया। मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों किया उन्होंने। इसी को हम बोलते हैं चोक कॉइल, इस पूरे अरेंजमेंट को। इसको हमने एक ट्यूबलाइट के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और फिर हमने एसी सप्लाई दी। तो देखिए हम क्या चाहते हैं कि वोल्टेज भी कम हो जाए, और दूसरा पर्पज़ क्या है, देखिए मैं लिख देता हूँ, वोल्टेज शुड बी लेस या फिर शुड बी रिड्यूस्ड फॉर ट्यूबलाइट। पहला पर्पज़ तो ये है हमारा। दूसरा क्या चाहते हैं, एंड नॉट मच एनर्जी लॉस शुड बी देयर, ठीक है, मतलब वी वांट दैट वोल्टेज शुड गेट रिड्यूस्ड ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम देयर शुड बी नॉट मच लॉस ऑफ एनर्जी। हम दोनों पर्पज़ सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए इसको लगाने से ऐसा कैसे हुआ, तो देखिए अगर हम L की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दें, L की वैल्यू है ना, L की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फिर XL बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और XL बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर जो I इंटू XL होगा ये भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब VL जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आई बात। तो वोल्टेज इसकी वजह से इंक्रीज़ हो गया, लेकिन रजिस्टर अगर हमने बहुत ज़्यादा कर दिया तो फिर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा खाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, R की वैल्यू बहुत डिक्रीज़ कर देंगे। तो एक अच्छी चोक कॉइल का क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका इंडक्टर की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है और रजिस्टर की वैल्यू बहुत कम होती है। समझ में आया। तो बेसिकली ये LR सर्किट ही है। तो अभी आपने जस्ट पढ़ के चुका है, अगर वो कुछ इसके बारे में सवाल पूछता है तो आप इजीली कर सकते हैं।
मैंने बस आपको चोक कॉइल का पर्पज़ क्या सर्व करना चाहता है वो बताया, और एक गुड चोक कॉइल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं वो मैंने बताया। मतलब एक गुड चोक कॉइल शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस।